प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 27 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरना है और बोर्ड परीक्षा में आप सभी को 27 फरवरी 2023 में विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, मैं आप सभी को आज की इस धमाकेदार वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। पहले साथियों, ये देख सकते हो, ये बोर्ड की ओरिजिनल कॉपी है और इस ओरिजिनल कॉपी में आपको बोर्ड के पेपर में किस तरीके से विज्ञान की कॉपी लिखना है, एक एक सवाल को मैं आप सभी को बारीकी के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। मेरे साथियों, अब की बार 27 फरवरी विज्ञान का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों आइए समझ लेते हैं अब की बार के बोर्ड के पेपर में सबसे पहले बोर्ड की कॉपियां कैसे भरना है, वही विज्ञान की। ठीक है, हिंदी की भरे होंगे, संस्कृत की भरे होंगे, ठीक है, गृह विज्ञान की भी भर चुके होंगे, लेकिन विज्ञान की कॉपियां कैसे भरना है वो यहाँ पे समझ लो। उसके बाद आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से इस पूरे पेपर का एक एक सवाल को हल करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, और बोर्ड के पेपर में विज्ञान की कॉपियां लिखते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। ठीक है, आइए सबसे पहले मेरे बच्चे यहाँ पे समझ सकते हैं, ये बोर्ड परीक्षा की ओरिजिनल कॉपी है और सबसे जो पहले यहाँ पे अंक दिया गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में दिया गया है। ठीक है, अब इसको कैसे भरोगे, अपना एडमिट कार्ड से मैच करवा करके अपना यहाँ पे बढ़िया से ओरिजिनल यहाँ पे अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भर देना है और इसी को देख देख कर अंक में आपको हिंदी में लिखना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 1 2 3 2 1 9 8 3 9 2। अब इसको हिंदी में कैसे लिखोगे अनुक्रमांक को, यहाँ पे देखो 1 लिखा गया तो 1 लिख दो, 2 लिखा गया तो 2 लिखो, 3 लिखा गया तो 3 लिखो, फिर 2 लिखा गया तो 2 लिखो, 1 लिखा गया तो 1 लिखो, 9 लिखा गया तो 9 लिखना है, 8 लिखा गया तो 8 लिखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे हिंदी में इसी तरीके से आप सभी को भर देना। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे विषय का नाम विज्ञान और प्रश्न पत्र में आप सभी को मात्र केवल लिखना है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, मात्र ये केवल प्रश्न पत्र है, इसलिए यहाँ पे हम केवल लिखेंगे। और यहाँ पे देखो प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक दिया गया है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसका जो भी कोड दिया गया है। ठीक है, इसी का कोड भरना है या आपके अपने पेपर में जो आपका कोड आएगा वो यहाँ पे अपना कोड यहाँ पे भर देना। समझ में आ गया। परीक्षा के दिन भरेंगे शनिवार, शनिवार को आपका पेपर है और आपका यहाँ पे परीक्षा का तिथि व पाली पूछ रहा है, तो परीक्षा का डेट है आपका 25 फरवरी। ठीक है, यहाँ पे 27 फरवरी है। ठीक है, तो आप इसको सुधार लेना, जिस दिन आपका पेपर रहेगा उस दिन भर देना। 27 फरवरी 2023 को भरना और प्रथम पाली भर देना। समझ में आ गया। और यहाँ पे अपने केंद्र का नाम लिखना है, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपका सेंटर का नाम गया है वहाँ पे आपके यहाँ पे रख लेना। ठीक है, इतना बात करने के बाद प्यारे साथियों देखो, आपको ये वाली गलती नहीं करना है, आपको इस वाले सेक्शन को नहीं भरना है, ये सेक्शन भरेंगे एग्जामिनर। समझ में आ गया। इतना बात कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अब इस मॉडल पेपर को हल करेंगे। ठीक है, ये 2022 के बच्चों का ओरिजिनल पेपर है और पेपर कोड है 824 BO। ठीक है, अब की बार के प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आइए एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से हल करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों निर्देश को पढ़ते हैं। ये क्लास 10th के बच्चों का विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। समय आपका यही रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक आपका रहेगा 70 नंबर। समझ में आ गया। नोट पढ़ते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, दिए गए हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र है 3 खंड में डिवाइड किया गया है, क ख और ग में। लेकिन जो आपका जो 2023 का पेपर आएगा वो 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, एक खंड क होगा, एक खंड आपका ख होगा। खंड क में आप सभी से 20 MCQ यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको OMR पे हल करना है, और खंड ख में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं। आइए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया खंड क के बारे में समझते हैं कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, वह दर्पण कौन सा हो सकता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल या उत्तल, दोनों हो सकता है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो कोई दर्पण माने ऐसा कौन सा दर्पण जो वस्तु को क्या कर सकता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये होता है समतल दर्पण या अथवा उत्तल दर्पण, ये दोनों दर्पण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा सत्य हो जाएगा। आपको OMR में इसको भरना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे खंड क और यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, और यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे लिख दोगे क, और क का चौथा ऑप्शन चाहिए समतल या उत्तल दर्पण, यहाँ पे लिख दोगे। समझ में आ गया। चलिए इसी तरीके से आपको हल करना है। आगे बात करेंगे सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है।
25 सेंटीमीटर कि अनंत होता है कि 100 सेंटीमीटर होता है कि 50 सेंटीमीटर होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है कितना, अनंत होता है। लेकिन अगर यही अगर निकट बिंदु पूछ देता है तो क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ख का। समझ में आ गया, अनंत। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन की समझते हैं कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। सभी को पता होगा Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। आई मतलब यहाँ पे धारा का मान दिया गया 2 और समय का मात्रा भी 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, सॉरी यहाँ पे 4 कूलाम हो जाएगा। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिख देंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरित विद्युत धारा किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिख देना है। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो आपका 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आंसर पूछेगा यहीं से पूछेगा खंड ख से। ठीक है, समझो ओम का नियम क्या होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए और इसके आधार पर एक ओम की परिभाषा लिखिए। कैसे करोगे बोर्ड के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले समझो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को बारीकी समझो, और बोर्ड के पेपर में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है वो भी मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, बस खाली आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहिए। आओ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। क्या लगाएंगे हेडिंग, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लगाएंगे और इसमें हम लिखेंगे ओम का नियम। क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इसमें ओम का नियम। क्या लिखेंगे, आओ इसमें हम लिख देंगे ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या होता है बच्चों, ये होता है यदि भौतिक अवस्थाएं, और भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है, जैसे हो सकता है ताप, हो सकता है लंबाई, हो सकती है। सब क्या है, भौतिक अवस्थाएं हैं। तो यही बोल रहा है यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, तब उस विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा, वोल्टेज होगा, उस धारा के समानुपाती होगा। यही हमारा क्या बोलता है, ओम का नियम बोलता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ का लिख देंगे, इसका परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा लिखने के बाद हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख देंगे, V बराबर होता है I इंटू R होता है। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो, अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि ओम के नियम का हिसाब से एक ओम की परिभाषा लिखिए। इसमें क्या करेंगे, हम I और R का, ठीक है, V और I का मान एक एक रख देंगे, एक यूनिट रख देंगे तो हमारा R का मान निकल कर आ जाएगा। तो लिखेंगे यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर, क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक में प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया सेकंड नंबर, बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्मों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरका का ख। इसी तरीके से लिखना है, सेम टू सेम। आपको हांसी वगैरह खींच करके आराम से लिखना है, एग्जामिनर को खुश कर देना है। और बोर्ड के पेपर में अगर आप अगर इस तरह से लिख सकते हो ना, तो बोर्ड के पेपर में एग्जामिनर खुश होकर के 95% दे देगा। और अब की बार का मेरा टारगेट यही है कि अब की बार के पेपर में, हर एक पेपर में 95% स्कोर करवाना। ठीक है, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्म निम्नलिखित है, और यहाँ पे हेडिंग लगा करके लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर के दक्षिणी ध्रुव में चली जाती है, घुस जाती है। समझ में आ गया। क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है जो क्या करती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर कर जाती है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सेक्शन ये लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो हमेशा अपने लाइन पे बनी रहती है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल है। क्या है, ये एक न्यूमेरिकल है, अंकित प्रश्न है। बोला जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति भी ज्ञात करिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले में हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरका का यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी हमारा डाटा दिया गया हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, हमारे पास फोकस का मान दिया गया है 16 सेंटीमीटर, और वस्तु कितनी दूरी रखी गई है उसका मान दिया गया, यानी कि स्मॉल यू का मान दिया गया है
8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों सभी को पता होगा कि दर्पण हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल है। अब अवतल दर्पण में फोकस दूरी और यू दोनों का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोकस दूरी एफ का मान हमारा क्या दिया है, -16 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी यू का मान भी -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। सबसे पहले हमें भी निकालो। सबसे पहले भी क्या होगा, तो प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं दर्पण का सूत्र होता है हमारा कि 1/f क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस होता है 1/u, क्या होता है 1/u होता है। अब यहाँ पे एफ यू भी सबका मान रख दो, हमें v का मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस क्या हो जाएगा 1/f। इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे मान रख दो सबका, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 1/v का तो मान हमें निकालना है, और 1/u का मान क्या दिया है, -1/8 रख दो यहाँ पे, -1/8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो माइनस दिया है ना, ये माइनस और 1/8 में माइनस, ये 16 रख लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख देंगे 1/16। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो हो जाएगा 1/v, अब एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा -2 आप +1 में 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -1/16, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं v का मान हमारा क्या हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा v है वो भी क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बने, कितनी दूरी पर बनेगा, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगा। समझ में आ गया, ये हो गया कंडीशन। अब यहाँ पे देखो, अब हम करना क्या है, इसका फिगर भी बनाना है, चित्र भी बनाना है। चित्र यहाँ पे बना लो। सबसे पहले एक यहाँ पे लाइन ड्रा कर लो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, लाइन ड्रा करने के बाद अब हम यहाँ पे एक दर्पण बनाएंगे। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू का मान निकालेंगे। यू का मान हमें क्या दिया है, 8 दिया है, -8, और यहाँ पे एफ का मान कितना दिया है, एफ इधर दिया है 16। ठीक है, एफ का मान क्या है, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर रख लो। अब यहीं पे जस्ट क्या हो जाएगा, हमारा भी का भी मान हो जाएगा। इस तरीके से आपको दर्शा देना है। समझ में आ गया, तो ये हमारा हो गया फिगर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला पेपर बच्चों हमारा क्वेश्चन दिया गया तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया है, तीसरा बोल रहा है, तीसरा में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। बोला जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी करिए। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत एवं 2f के बीच हो, और जब वस्तु 2f दूरी पर हो, तब हमारे पास कौन कौन से कंडीशन बनेगी, इसके बारे में करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको करो कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक फोकस दूरी बन रहा है जो कि वस्तु स्थित है, और वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करिए, और साथ में उसको क्या करना है, किरण आरेख भी बनाना है। कैसे करोगे, आओ समझते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो भी हमारे क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उस डाटा को हम यहाँ पे लिख लेंगे आराम से। सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क, और इसका हम करेंगे अथवा वाला। समझ में आ गया, अथवा वाला करते रहे, बाद में मैं आप सभी को पहला वाला भी करवा दूंगा। समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया, हमारे पास मिल गया यूनिट कि हमारे पास फोकस दूरी का मान इसमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। देख लो फोकस का मान कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोकस का मान निगेटिव हो जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यू का मान भी क्या होता है, हमेशा निगेटिव ही होता है, तो यू का मान भी हम यहाँ पे रख लेंगे। अब हम जानते हैं हमें क्या करना है, भी का मान निकालना है। क्या करना है, भी का मान निकालना है। तो भी का मान कैसे आएगा, हम जानते हैं लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब इसी पे एफ और यू का मान रख दो, भी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये और निकाल सकते हैं कि 1/v बराबर क्या हो सकता है, 1/f प्लस में हो सकता है 1/u। ठीक है, अब यहीं पे रख लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/में -20। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर यहाँ पे -1/20। ये क्या हो जाएगा, मतलब -2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब कहने का सेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, देखो ये 1/v बराबर क्या हो जाएगा -1/10, यानी कि यहाँ से भी का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, इसका किरण आरेख किसका भी बनाना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे बना लो एक अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दर्शाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको लिखना पड़ेगा, भी का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा, भी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ का मान, इसका दुगना दूरी पे एफ है, तो यहाँ पे एफ लिखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यू कहाँ बन रहा है, यू भी हमारा यहीं बन रहा है, यू वस्तु की दूरी भी क्या है, यहीं पे हमारी वस्तु को रखी जा रही है। ठीक है, और जब रखेंगे तो हमारा फोकस यहाँ से आएगा। ठीक है,
इस तरीके से, समझ में आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु बन जाएगी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा करना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, समझ सकते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ठीक है, ये करो या ये करो कि विद्युत शक्ति से क्या समझते हैं। और 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा हुआ है, तो गणना करना हीटर में तार का प्रतिरोध कितना होगा, हीटर के तार का प्रतिरोध कितना होगा, धारा कितना बहेगा और 10 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। इसके बारे में कैसे करेंगे इसको भी समझिए। ठीक है, आराम से हल करेंगे, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, हम इसको करेंगे सेकंड वाले अथवा वाले को लिखेंगे हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या तिसरका के ख का अथवा। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, विद्युत शक्ति का परिभाषा देना है। कैसे करोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है यानी ट्रांसफर होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलेंगे। अब हम विद्युत शक्ति को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, सभी को पता होगा, लेकिन इसका मात्रा क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, पी बराबर जब W/T होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी बराबर क्या हो जाएगा, W/T। ठीक है, और यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। W का मात्रक होता है जूल और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हीटर के तार में प्रवाहित धारा कितना होगा। अब धारा कितना होगा, जब हमारे पास वाट का मान दिया गया, शक्ति का मान इतना दिया गया और भी का मान इतना दिया गया है, तो आप करते हैं, हमें दे दिया गया पी का मान इतना दिया गया और भी का मान इतना दिया गया है। तो मेरे बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि जब पी और भी का मान दिया गया है तब हमारे पास यहाँ पे एक सूत्र होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, हम जानते हैं V इंटू आई होता है। और हमें I का मान निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P/V। क्या हो जाएगा, P/V। और P का मान क्या है, P का मान है 250। ठीक है, P का मान क्या है, P का मान कितना है भाई, P का मान है 200। ये 200 है, इसको 200 कर लो। ठीक है, P का मान है 200 और V का मान है 250, तो 25 8 200 होता है, यानी कितना हो जाएगा, 0.8 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.8 एम्पियर। समझ में आ गया। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हीटर के तार का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस निकालना है। और V बराबर I इंटू आर वाला लगाओ। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर वाला लगा दो। यहाँ से हमें R का मान निकल कर क्या जाएगा, R बराबर क्या होगा, V/I। ठीक है, अब यहाँ पे V का मान कितना दिया है, V का मान हमें दिया है 250। ठीक है, और हमें I अभी निकाले 0.8 और इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा और 3 के 24। ठीक है, और 8 एकम 8 और फिर 8 दूना 16 और 8 5 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना 312.5 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है कि 10 घंटे में व्ययित ऊर्जा, माने 10 घंटा में कितना खर्चा ऊर्जा हो रही है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, आइए इसको कैसे करेंगे। सभी को पता होगा कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है प्यारे बच्चों W/T। अब हमें W का मान ही निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा P इंटू टी। ठीक है, P का मान क्या है, P का मान दिया गया है 200 वाट और समय कितना दिया गया है, 10 घंटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 क्या आ जाएगा, किलो जूल, 2000 जूल आ जाएगा। ठीक है, और 2000 जूल को हम किलो जूल में बदल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 किलो जूल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों की दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या होता है और विद्युत मोटर की रचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करिए। कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हमेशा 7 नंबर में आता है। अगर आप इसको करो नहीं तो इसको करो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर डिपेंड कर सकता है, और यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो या लंबवत हो तब क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। आइए एक एक सवाल को प्यारे बच्चों हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होंगे, आराम से हल करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, एक बार आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक बार प्यार से देखो। ठीक है, किस तरह से किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हम इसका अथवा वाला करेंगे। ठीक है, इसको मैं आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस प्रकार से लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, मध्यमा और अंगूठा, तर्जनी ये होता है। ठीक है, तर्जनी ये होता है, मध्यमा ये होता है। देखो
सबसे पहले यहाँ पर देखो, मेरे हाथ को देखो, ये होता है तर्जनी, ये होता है मध्यमा और ये होता है अंगूठा। समझ में आ गया। और इसी तीनों का कमाल देखना है, ठीक है। देखो इसी का आपस में 90 डिग्री का एंगल बनवाना है, तीनों का आपस में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। आगे बात करते हैं कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बनाए। तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा और अंगूठा जो होगा आपका चुंबकीय बल बताएगा। क्या बताएगा? चुंबकीय बल बताएगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है उसका मान किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। चुंबकीय बल की तीव्रता पर डिपेंड करेगा, चालक की लंबाई पर करेगा, और चालक में बहने वाली जो धारा होती है उसी की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कोण पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। इतने सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसी में बोल रहा है कि जब धारावाही चुंबकीय क्षेत्र जो समांतर होगा तब क्या होगा, लंबवत होगा तब क्या क्या उस पर डिपेंड करेगा, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, आओ। तो यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तब यहाँ पे थीटा का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। जब समांतर होगा तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, BIL sin थीटा। अब साइन इसमें 0 का मान रख दो, sin थीटा बराबर 0 रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा का मान सभी को पता है, sin 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, सॉरी 0 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से F का मान भी 0 हो जाएगा। जब समांतर रहेगा तो कोई बल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे जब 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, जब थीटा अगर मैंने समकोण त्रिभुज पर रहेगा, मैंने लंबवत रहेगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ का थीटा का मान हम यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे। जब 90 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर BIL sin थीटा, और यहाँ पे sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो एफ का मान कितना आ जाएगा, BIL हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है पर बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन ये है, खंड ख को समझते हैं। इसमें यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है, इसके बारे में बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे देखो, जो अम्लीय लवण है ये हो जाएगा NaHSO4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5वां लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क ख ग, और इस तरीके से जो ऑप्शन सही है उसको हम लिख देंगे आराम से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ये बोला जा रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, Fe2O3 2Al और इसे दैट सिंप्लाई Al2O3 + 2Fe। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको कैसे लिखेंगे पहले बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे देखो, Fi का मालिक्यूल यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी क्या है, 2 है। O3 का ऑक्सीजन का मालिक्यूल कितने हैं, 3 है तो यहाँ भी 3 है। एल्युमिनियम का 2 है तो यहाँ भी 2 है। मैंने कहने का मतलब ये है कि जितने भी इधर के मालिक्यूल से सारे इधर मालिक्यूल्स हैं, यानी कि एक दूसरे क्या हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह से लिख देंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एल्युमिनियम की तरह ऑक्सीजन पर बनना क्या कहलाता है, एनोडिंग, कैटिनेशन या बेसमेरीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम की सतह पर जो भी ऑक्सीजन का परत बन जाता है उसको हम बोलते हैं एनोडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल दीजिए। कैसे लिखेंगे, समझिए बात को समझिए। हम यहाँ पे ये लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। इस तरीके से जैसे बता रहा हूँ इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड की कापियाँ लिखना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि जब एक बार टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है तब उसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया। क्या बोलेंगे, जब एक बार टूटकर कोई भी पदार्थ 1 या 1 से अधिक पदार्थ बनेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। इससे यहाँ पे देखो जल है, ठीक है, जल एक पदार्थ है। ठीक है, अब जल जो है अगर ये टूटेगा, जब जल को गर्म करोगे तो 2 भाग में टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन में। इसको हम क्या बोलेंगे, एक वियोजन अभिक्रिया हो गई। समझ में आ गया। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, कंबाइन हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधियाँ कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। कैसे लिखोगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधियाँ निम्नलिखित होती है। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि यदि विशुद्ध जिप्सम, अब देखो जिप्सम का ये फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, अगर जिप्सम को हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो जलांश जो भी हमारा प्राप्त होगा उसका 3/4 भाग जो होगा वो निकल जाता है, बाहर खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा परिणामी पदार्थ होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, CaSO4.2H2O बोलेंगे। समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिप्सम को गर्म करेंगे, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जब गर्म करोगे ना 3/4 भाग क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, माने खराब हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा। और जो बचेगा 1/4 भाग, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। समझ में आ गया। अब इसका उपयोग ही बोला गया, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका
उपयोग हम लिख सकते हैं, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए हम किया जाता है। सभी लोग जो देखे होंगे, जो टूटी हुई हड्डियाँ होती है बैंडेज बनाने के लिए काम आती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का ग दिया गया है कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण के 2 एग्जाम्पल भी लिखिए। ठीक है, आराम से इसको करते हैं। ठीक है, कि संक्षारण क्या होता है समझिए। संक्षारण, जब वस्तुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थिति जो भी हमारे गैस होते हैं, ठीक है, या नमी होती है, उसी के संपर्क में आ जाने को क्या होता है, धीरे धीरे क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज हम लोहे पर जंग लगना हम बोल सकते हैं। जो भी लोहे पर जंग लगता है वो उसको हम संक्षारण बोलते हैं। या तांबे के बर्तन नीले हरे हो जाना, जो भी तांबे का बर्तन होता है वो कैसा होता है, नीला हरा हो जाता है। कब? जब संक्षारण लग जाता है, जंग लग जाता है तब। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, आईपीएससी नाम निकालना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को हल करना बेहद कंपलसरी है। ठीक है, आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा गया C3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये किसका आईपीएससी नाम है। तो फिर बच्चों यहाँ पे देखो आईपीएससी नाम निकालने का बहुत ही तरीका होता है, बेहद तरीका। सबसे पहले एक्टोनेन या डाई मेथिल कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन प्रकार के तत्व हो जाएंगे। ठीक है, डाई डबल बॉन्ड में क्या होता है, कीटोन होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्टोनोन लिख देंगे या डाई मेथिल कीटोन लिख देंगे। समझ में आ गया? अब इसी तरीके से हमारा ये दिया गया है CH3 C2 CH2 Br। अब यहाँ पे Br दिया है ना, तो ब्रोमो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। क्या होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। अब की बार बोर्ड के पेपर में आईपीएससी नाम पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया पर बच्चों कि ये बोल रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये देखो सॉरी कहाँ गया, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है और इसके 2 लाभ लिखिए। सबसे पहले ये बताना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या होती है और इसके 2 उपयोग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7वां क। जैसे मैं आप सभी को बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको बोर्ड की कॉपियाँ लिखना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिख दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। 95% पाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलो मेंडलीफ की आवर्त सारणी लिखेंगे। तत्वों के भौतिकी एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उनके आवर्ती फलन होते हैं। ये हमारा क्या होता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी होती है। और मेंडलीफ ने भौतिकी एवं रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर समस्त तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में लिख दिया है। समझ में आ गया? इसी तरह से व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, समझ सकते हैं, इसमें टिप्पणी करना है। ठीक है, टिप्पणी क्या करना है समझो। सबसे पहले क्वेश्चन को, टिप्पणी ये बोल रहा है कि निम्न में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक तो लिखना है संक्षिप्त एवं संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे 2 नंबर का आता है। दहन एवं संकलन अवक्रिया पे और मेसेल अवक्रिया पे लिखना है। ठीक है, तो तीनों के बारे में आप सभी को लिखना है। यहाँ से आप सभी क्या 7 नंबर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आओ करते हैं। कैसे करोगे, या तो इसको करो या तो इसको करो। ठीक है, इसको करो नहीं तो इसको करो, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, मैं आप सभी को इसको ही बता दे रहा हूँ चाहे इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आओ अब इसको अथवा वाले को देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। ये तो कोई भी टिप्पणी लिख सकता है, लेकिन इस रिएक्शन देख लो, रिएक्शन बहुत से बच्चों को नहीं आता है, दिक्कत रहता है। ठीक है, इसमें बोल रहा जा रहा है कि एथेनॉल सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। एथेनॉल को किसके साथ करवाना है, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाना है। सबसे पहले आप सभी को प्यारे बच्चों एथेनॉल का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, इस बात को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि एथेनॉल का फार्मूला होता है कि H3CH2OH होता है। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जब गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, CH3C2ONA मिल जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसको बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब साथ गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है CH3COOH होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, दोनों को आपस में कंबाइन कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COONA मिलेगा और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, यानी कि H2O मिल जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एथेनाइक अम्ल को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो अब हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एथेनाइक एसिड के ये होता है। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, CH3COH होता है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ठीक है, अब इसको साथ इसके क्रिया कराओ तो क्या हो जाएगा, CH3CONA हो जाएगा और साथ में CO2 हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक करिए। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है पर बच्चों कि एथेनाइक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। एथेनाइक अम्ल के 2 उपयोग कौन कौन से हो सकते हैं। तो एथेनाइक अम्ल का व्यापक रूप से हम कई उद्योगों में प्रयोग कर सकते हैं और साथ में सिरका बनाने में कर सकते हैं। सिरका की उच्च सांद्रता को कम करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया ना।
चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे क्रिया करते हैं, एग्जाम्पल दे करके समझाइए। आओ देखते हैं भैया, आओ देख लेते हैं। हमारे पास ये दे रहा है कि धात्विक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, सभी को पता होगा कि जो भी हमारी धातु होती है अम्ल से जब क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और साथ में अम्ल के साथ शेष भाग को क्या करता है, मिलकर के एक धातु का यौगिक बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लवण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि C3COOH। ठीक है, यानी कि हम क्या कर देंगे, एथेनाइक एसिड को हम किसके साथ क्रिया करवा देंगे, हम करवा देंगे आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ। हमारा क्या मिल जाएगा, CH3CONA मिलेगा, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिलीज होकर मिल जाएगी। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगला हम सेक्शन बात करते हैं विज्ञान के बारे में। ठीक है, जीव विज्ञान के बारे में। पार्ट सी को देखते हैं। बोला जा रहा है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैसा होता है, इसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। कैसा होता है भैया, आओ देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9, खंड ग लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक है, इसी तरीके से आपको बोर्ड में कापियाँ लिखना है। समझ आ गया ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो ये होता है टीटी टाइप का, तो हम यहाँ पे टीटी लिख देंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया कि स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल या क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे इनमें से सभी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, समझ सकते हो क्या दिया गया, आओ देखते हैं। बोला जा रहा है कि मूत्र निर्माण कहाँ होता है, जो भी हमारा मूत्र होता है, यूरिन होता है। ठीक है, ये कहाँ बनता है, इसके बारे में बताना है। ब्रिक में कि यकृत में कि प्लीहा में कि हृदय में, कहाँ बनता है भैया, ये बनता है ब्रिक में। कहाँ बनता है, ब्रिक में। इसी तरह से लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में हमारा ये पाया जाता है, एमिलेस पाया जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बस समझ में आ गया ना। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सजीवों तथा निर्जीवों में दो प्रमुख अंतर लिखिए। कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इसी के बारे में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है और लिखना है। आप कैसे लिखते हैं भैया, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सजीव तथा निर्जीवों में अंतर। ठीक है, इतना हेडिंग लगाने के बाद लिखेंगे कि सजीवों में जीवन रहता है जबकि निर्जीव में जीवन नहीं रहता है। सजीव में जान रहता है ना, ठीक है, जिसमें जान होता है उसे सजीव, जिसमें जान नहीं रहता है उसे निर्जीव बोलते हैं। सजीव श्वसन करते हैं, माने सजीव जो होते हैं वो सांस लेते हैं, और निर्जीव क्या करते हैं, सांस नहीं लेते हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलो अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला जा रहा है कि श्वसन को परिभाषित करिए। मैंने सांस लेने की जो प्रक्रिया है श्वसन है, उसको परिभाषित देना है, डिफाइन करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे लिखो। श्वसन क्या होता है, वे सभी प्रक्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने के लिए संबंधित होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे। समझ में आ गया ना, कि वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे। समझ में आ गया ना। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो खुला रंध्र होता है उसी के बारे में क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, ओपन स्टोमेटा का हमें डायग्राम बनाना है। तो ये देख लो डायग्राम बनाया गया है। ये आंतरिक दीवार है, ये ऊपर बाहरी दीवार है, और यहाँ पर रंध्र दिखाए गए हैं छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में। समझ में आ गया। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पर बच्चों समझ सकते हो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से समझो, एंड तक देखते रहो। यही आपके मॉडल पेपर बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं, और इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में कापियाँ लिखना है। बताऊंगा कि बोर्ड में कापियाँ लिखते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, बस खाली बने रहो। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में बताइए। जो भी हमारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें जल का परिवहन कैसे होता है और भोजन का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में लिखना है। या तो ये करो नहीं तो ये करो कि मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। दोनों में से किसी एक को हल करना है। समझ में आ गया। अब करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे कि जो पादपों में जल और भोजन का परिवहन होता है, इस माध्यम से होता है कि पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से जल और खनिज को अवशोषित करते हैं और पौधे के तने, पत्तियों, फूलों आदि अन्य हिस्सों में इसे पहुँचाते हैं। समझ में आ गया। जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से क्या करते हैं, जल एवं खनिजों को पौधों की जड़ों तक क्या करते हैं, पहुँचा देते हैं पत्तियों के माध्यम से। समझ में आ गया। इसी तरीके से लिखोगे 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि बताना है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं और मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, या तो ये लिखो ना तो ये लिखो कि अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं, इनके निम्नीकरण के भी विभिन्न उपाय कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में लिखना है। दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है। अब हम लिख देते हैं अथवा वाले को। हम अब ये लिखेंगे कि अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं। तो किसी भी प्रक्रम के दौरान या किसी भी प्रक्रम के अंत में बचने वाला अनुपयोगी जो हमारा पदार्थ होता है, जो हमारा चीज़ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, किसी भी प्रक्रम के दौरान या किसी भी प्रक्रम के अंत में बचने वाला अनुपयोगी
जो हमारे शरीर के काम नहीं आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट उत्पाद बोलेंगे। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। मतलब जैव निम्नीकरणीय में क्या होता है, ये जीवों में होता है, अजैव मतलब ये निर्जीवों में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है और बोला जा रहा है कि पर्यावरण को परिभाषित करिए। एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण तथा उचित उपयोग की चर्चा करिए। कैसे करेंगे, या तो ये करो ना तो ये करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करिए। ठीक है, इसको समझा दे रहा हूँ, आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, हम ये हेडिंग लगाएंगे कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे जलावान हो गया, जलाशय हो गया, उपले, कोयला, पेट्रोल, डीजल या गैस, बिजली। मतलब परंपरागत मतलब क्या कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब जिसको हम इंसान के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, उसी हम क्या बोलते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। समझ में आ गया। अब गैर परंपरागत क्या होता है भैया, ये होता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, ये सब क्या होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। समझ में आ गया। तो प्यारे साथियों, आप सभी को इस तरीके से बोर्ड की कापियाँ लिखना है और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से बोर्ड की कापियाँ भरना है। अब ये समझ लेते हैं कि बोर्ड की कापियाँ में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी के बोर्ड के पेपर में, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, कि आप सभी को बोर्ड के पेपर में, देखो बोर्ड की कापियाँ लिखते समय आपको OMR सबसे पहले हल करते समय आपको किसी भी तरीके के रेड पेन या आपको ग्रीन पेन या किसी भी तरीके के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। बस OMR को हल करने के आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो। ठीक है, किसका, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो, नहीं तो ब्लू का इस्तेमाल करो, दोनों में से किसी एक ही करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद इतना करने के बाद आपको जो भी अगर विज्ञान की कापी लिख रहे हो तो जो भी आपके पास डायग्राम बनाने के लिए आ रहा है तो डायग्राम करो। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर हल कर रहे हो तो पूरा उसका डाटा बढ़िया तरीके से लिखो। इतना करने के बाद आपको बोर्ड के पेपर में, ठीक है, ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। और जैसे मैंने बताया था ना, ये इस तरह से हाशिया खींच करके, इस तरह से हाशिया वगैरह खींचना है ताकि एग्जामिनर आपकी बढ़िया तरीके से कापी को देखेगा और इंप्रेस हो जाएगा ताकि नंबर अच्छा देगा। ठीक है, समझ गया। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।